Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. MDCAT 2025 with validity and without relative marking will be a huge crisis. जितने भी MDCAT 2025 एस्पिरेंट्स हैं, आप सबका फ्यूचर स्टेक पर है और इस बात की रियलाइजेशन आपको भी नहीं है और अनफॉर्चुनेटली PMDC को भी नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से। सेकंड चीज़ जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वो ये कि रिलेटिव मार्किंग किस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। सिर्फ ये जो आपका वैलिडिटी वाला नहीं है, एक और इशू है जो कि प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन है, डोमिसाइल बेस्ड रिस्ट्रिक्शन है। वैलिडिटी पॉलिसी ये जो रिलेटिव मार्किंग है ये उसको भी रिजॉल्व करेगी, उस इशू को भी। ये दो चीज़ों का सलूशन है। किस तरह से मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा। और आखिरी चीज़ जो आप लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं रिलेटिव मार्किंग के बारे में, जो आपके कंसर्न्स हैं, ये जो आपकी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस कुछ लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं आप लोगों को जो पिछली वीडियो के ऊपर जो आप लोगों ने कमेंट्स के जो क्वेश्चंस पूछे मैं उनको आंसर करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि ये क्राइसिस कैसे होगा, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। देखिए, अब जो MDCAT का एग्ज़ाम आ रहा है, एक तो ये है कि आपका उसका पूरा पैटर्न बदल गया। 180 मार्क्स हैं, एक नेशनल लेवल का क्वेश्चन बैंक है। किसी को कोई पता नहीं है कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। और आप अगर किसी भी एक प्रोविंस के अंदर हैं, सिर्फ पंजाब नहीं, पंजाब का जिक्र में वैलिडिटी की जब बात होती है, बाकी होता है, मैं इसलिए करता हूँ कि आप ओवरऑल जब बात करेंगे तो पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं और सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तादाद होती है जो कैंडिडेट्स हैं उनकी। तो दैट्स वाई हम अक्सर उसकी बात करते हैं। बट बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी चीज़ें तो उसी तरह से रहेंगी। अब आपका पेपर अगर तो इतना एक डिफ़िकल्ट आ जाता है कि हाईएस्ट मार्क्स जाते हैं, लेट्स से 180 में से 172, 173, 170, 174 तक इवन जाते हैं, तो आप सब के सब आप ये समझिए कि फिर 95, 97, 98% जो एडमिशन्स हैं वो आपके होंगे MDCAT 2024 की बेसिस पर। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को अब थोड़ा सा एक बोर्ड की तरफ से भी सिनेरियो चेंज हो गया। पहले 1100 टोटल मार्क्स से अब 1200 हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे पिछले साल 1200 थे, लेकिन बहुत सारे MDCAT 2024 एस्पिरेंट्स जिनके 94% मार्क्स हैं या 93%, 93.5 हैं, 93.8 हैं, उनके जो FSC के मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 1100 हैं। और वो पिछले एग्जाम से उन्होंने 2022 में एग्ज़ाम दिया, किसी ने 2023 में दिया। तो लेकिन सारी चीज़ों को जब आप कंसिडर करेंगे और आप कैलकुलेशन करेंगे, आप 1200 अभी के जो रिजल्ट्स हैं आप लोगों के, आप इसकी बेसिस पे करिए, तो आपको किसी एक बंदे को भी एडमिशन के लिए जो अभी की सूरत हाल है, जो फ्रेशर्स हैं या कोई भी है, आप चाहे फ्रेशर हैं चाहे आप रिपीटर हैं, 2025 में आप अपीयर हो रहे हैं, आपके FSC के मार्क्स 1120 से के ऊपर होने चाहिए, मैट्रिक के मार्क्स 1030, 1040 से ऊपर होने चाहिए, और आपको 170 से ऊपर, इवन देन आपको 170 से ऊपर 173, 174 जाके स्कोर करना है, तो फिर जाके एडमिशन होगा। तो ये अगर ये क्राइसिस नहीं है तो और क्या है। अगर आप ये समझिए कि अगर ऐसा होता है कि जो MDCAT के टॉप 10 पोजीशन होल्डर्स हैं इस दफ़ा, टॉप 10 स्टूडेंट्स, ये भी मुमकिन है कि उनका एडमिशन ना हो, क्योंकि उनके FSC के मार्क्स आपको नहीं पता कि कितने हैं। अगर थोड़े सारे भी कम होते हैं, 170 पे को टॉप करता है, ये भी पॉसिबल है कि जो 2024 MDCAT टॉप करे, 172, 173 मार्क्स ले, उसका भी एडमिशन ना हो सके। तो ये क्राइसिस नहीं है अगर, तो क्या है, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, मैं इधर बैठ के इस फोरम से मैं सिर्फ आपको नहीं, मैं PMDC को भी चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ किसी नेशनल टेलीविजन पे बैठ जाएं, किसी जगह के ऊपर, किसी फोरम के ऊपर एक्सपर्ट्स को बैठा के मेरे साथ डिबेट करना इस बात के ऊपर, एंड आई विल एक्सप्लेन इट कि ये जो सारी का सारा आपने सिस्टम बनाया हुआ, जो सारी का सारा जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं, ये तो आगे क्राइसिस है और कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मेरिट क्राइसिस आने वाला है अगर इसको अभी से रिजॉल्व ना किया गया। अब उनको एहसास नहीं है, आप सबको होना चाहिए। और आप सबको अगर ये बात मेरी समझ आती है, पहले आपको बात सुननी चाहिए,
समझनी चाहिए, उसको परखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एकदम से आप कुछ बोलना शुरू कर दें, मेरा ख्याल है ये अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को ये बात समझ आती है, जिस चीज़ को भी थोड़ी सी कॉमन सेंस है, मेरे ख्याल से समझ आने वाली बात है, तो अगर आपको ये बात समझ आती है तो उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट कि इसका सोल्यूशन क्या है और हम कैसे करेंगे। मैं सोल्यूशन भी मैं हमेशा सोल्यूशन की बात करता हूँ, कैसे कर सकते हैं, आई विल गिव यू द इजीएस्ट सोल्यूशन। अब सेकंड चीज़, सोल्यूशन क्या है, रियलिटी मार्किंग है, सिंपल। देखो रियलिटी मार्किंग से दो चीज़ें, अब आप वैलिडिटी ख़त्म भी नहीं कर सकते। अभी अगर आप ख़त्म, बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म करने की बात करेंगे तो जो MD-CAT 2024 वाले लोग जिन्होंने अब इन्होंने फ़ी इतनी बढ़ा दी है, अब अगर मैं किसी को ये भी कहूँ, जब पर्टिकुलरली फ़ी वाला जो मामला है, अब दोबारा से एग्जाम फ़ी जमा करें, दोबारा से एग्जाम दें, दोबारा से एग्जाम भी ठीक है, या फिर वो जो स्टूडेंट्स है 2024 वाले से ना फ़ी चार्ज करेंगे, दोबारा उनको अलाउ करें, तो फिर तो हो सकता है वैलिडिटी अगर ये ख़त्म करते हैं तो फिर सब 2024 वालों को फ़ी के बगैर एग्जाम देने की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वैलिडिटी ख़त्म की है। अब अगर वो फ़ी भी चार्ज करते और दोबारा से इनको दोबारा MD-CAT एग्जाम देना पड़ता है ऑब्वियसली, तो ये अगेन ये उनके साथ अनफेयर होगा और उनका सारा रिजल्ट चला जाएगा। अभी अगर अब उनको कहेंगे तो ये भी अनफेयर हो, तो वो लोगों के लिए अनफेयर हो जाएगा जो लोग 2024 की बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सोल्यूशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रिलेटिव परसेंटाइल बेस्ड मार्किंग का है। अगर आप ये करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ऐसा नहीं है कि उससे बहुत सारे पिछले साल वाले किसी का एडमिशन नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल फेयर होगा हर एक स्टूडेंट के साथ, चाहे कोई बलूचिस्तान से है, चाहे सिंध से है, चाहे 2024 वाला है, 2023 वाला है, 2025 वाला, क्योंकि ये जो मेथड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैंने कोई इन्वेंट नहीं किया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ NTA की। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इंडिया की। इंडिया के अंदर जितने भी मेजर एडमिशन टेस्ट होते हैं वो NTA कंडक्ट कराती है। अब उसमें नीट है जो मेडिकल का एडमिशन टेस्ट है, इसी तरह से जी है उनका, एक मेन होता है, एक एडवांस्ड होता है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का है, बाकी और भी बहुत सारी टेस्ट हैं, वो सारे के सारे एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वो सारे के सारे NTA करवा रही है। अब सारे के सारे मेजर टेस्ट के अंदर परसेंटाइल बेस्ड मार्किंग है। अब उसका परसेंटाइल बेस्ड एक और तरह की परसेंटाइल बेस्ड है, बट कॉन्सेप्ट यही है। एक परसेंटाइल जो है उनके मार्किंग का सिस्टम है वो रियलिटी मार्किंग है, वो भी एक्चुअली रियलिटी मार्किंग है। क्यों किया, 2016 से 2019 से 2019 से उन्होंने शुरू किया, इसी बात को लेकर किया, एग्जैक्टली यही वाला कि जो एग्जाम्स डिफरेंट शिफ्ट्स में होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो एक जैसा नहीं रखा जा सकता, तो बच्चों के साथ अनफेयर हो जाता है। अगर आप दो डिफरेंट एग्जाम लें और इकट्ठा मेरिट बना दें, आप शिफ्ट्स को तो छोड़ दें, आप दो मुख्तलिफ सालों के एग्जाम्स जिनका सिलेबस डिफरेंट है, जिनके टोटल मार्क्स डिफरेंट हैं, जिनका A to Z सारे का सारा सिस्टम डिफरेंट है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि उनको इकट्ठा करेंगे, ये तो जहालत है और कुछ भी नहीं है। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मेरे सामने बैठ के कोई बात करे, कोई पढ़ा लिखा अक्ल रखने वाला बंदा जिसको थोड़ी सी भी समझ है, वो मेरे सामने बैठ के बात करे कि आप रियलिटी मार्किंग के बगैर पिछले साल के रिजल्ट या दो को इकट्ठा करके कैसे बना सकते हैं। ये किसी तरह से किसी फोरम के ऊपर भी ये जस्टिफाइड बात नहीं है और हमने इनको ये बात समझानी है। अब रियलिटी मार्किंग से हमें करना क्या, हमें दो चीज़ें ना समझानी है। पहली बात तो ये है कि ये रियलिटी मार्किंग इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। आप हाईएस्ट मार्क्स वाला जो है ना, जो ऑब्जेक्शन थे स्टूडेंट्स के वो ये था कि अगर पेपर मुश्किल आ जाता है, लेट सपोज, और एक बच्चा है वो 179 ले जाता है 180 में, बाकी 160 165 पे मौजूद है, तो फिर क्या होगा? तो उसका भी तरीकाकार है। ये भी पॉसिबल है कि आप हाईएस्ट को रेफरेंस ना रखें, आप रेफरेंस रखें। ये बात आपको तब समझ आएगी अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। आप रेफरेंस रख सकते हैं, टॉप 3000 स्टूडेंट्स की एवरेज निकाल लें और जो एवरेज मार्क्स हैं उसको रेफरेंस रखें, बाकी सबको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। सो मेथड बहुत सारे हैं, प्रिंसिपल है रिलेटिव मार्किंग। आप उसकी बेसिस पे जो एग्जैक्ट NTA कर रहा है आप वही कर लें। वो NTA ने अपना मेथड इन्वेंट नहीं किया हुआ, एक स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल मेथड है और ये दुनिया के अंदर मौजूद है ऑलरेडी। मैं कोई नया चीज़ इन्वेंट करके आपको नहीं कह रहा हूँ और उसके ऊपर तो गलती तो हो ही नहीं सकती। एक स्टैंडर्ड मेथड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, आप उसको अप्लाई करिए और उसका मकसद ही यही है कि जब दो डिफरेंट तरह के एग्जाम्स का इकट्ठा आपने रिजल्ट बनाना है तो किसी के साथ अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। तो अब रियलिटी मार्किंग से दूसरी बात हमें क्या लिंक करनी है, जो लिंक्ड है, ये जो प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई है, डोमिसाइल बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, अब इससे कितने मसाइल हैं। जिस स्टूडेंट ने 4 साल 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसने फेडरल में पढ़ी है, उसका डोमिसाइल सिंध का है, अब वो सिंध का जाके एग्जाम देगा,
अभी तक इनको खुद क्लियर नहीं है। जब मैं लास्ट मीटिंग में इनसे पूछा, मैंने कहा क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, दे सेड कि हम अभी इसको एक्सप्लेनेशन के लिए हम आगे कोई नोटिफिकेशंस करेंगे और हम कुछ एक्सप्लेनेशंस देंगे कि कैसे होगा। मैंने कहा आपने कॉमन सिलेबस से भी बना दिया, बच्चे को सिंध पढ़ना चाहिए, पंजाब पढ़ना चाहिए, सारे बोर्ड्स पढ़ने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बात अभी इनको भी समझ नहीं है। सो ये अभी वेग है क्वेश्चन बैंक वाला मामला भी सारा। तो हमें रिलेटिव मार्किंग के साथ ये बात को भी लिंक करना है कि रिलेटिव मार्किंग आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन आपने जो बड़ी रिफॉर्म्स की है ना, ये रिफॉर्म्स मीनिंगलेस हो जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को अलाउ करें, जो जिस प्रोविंस से देना चाहता है वहां से दे, जिसकी उसने बुक्स पढ़ी हैं, जब वो कंफर्टेबल फील करता है। तो अगर रिलेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होती है तो उसके बाद प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन का कोई मानी नहीं रहता, कोई मीनिंग नहीं रहता, दिस बिकम्स मीनिंगलेस, और हम इसको ख़त्म कराने का कहेंगे। तो हमने अभी से मिल के, हम सब ने मिल के ये कोशिश करनी है कि एक तो रिलेटिव मार्किंग होनी चाहिए, इसमें सब लोगों को शामिल होना चाहिए, चाहे आप रिपीटर हैं, 2024 वाले, 22 वाले हैं, जो भी हैं, सबको। यानी इसका सोल्यूशन क्या, मैं सोल्यूशन बताता हूं। नंबर 1, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ यू, आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना है। सेकंड बात यह है कि आप लोगों को अगर किसी को शौक है ना, किसी को बहुत एतराज है ना किसी बात के ऊपर, मेरे से डिबेट कर लें आके, मैं मौजूद हूं। मैंने पहले भी कहा था, मेरे से लाइव बात कर रहे हैं आप, क्या मैं पीएमडीसी को कहता हूं आके कर लें, आपके पास कोई आंसर नहीं है इस बात का, तो सब इकट्ठे हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद हम अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लाही अमल। हमने इनको बताना है, एप्लीकेशन देनी है, वहां जाना पड़ा, प्रोटेस्ट करने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, जो भी करना पड़ा हम करेंगे। इनको जो भी एतराज़ होता है, इनको मसाइल बहुत सारे हैं, पीएमडीसी को मुझसे प्रॉब्लम्स हैं, और हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी हैं, उनको मैं किसी और वीडियो में ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। जो उन्होंने सेनेट में भी खड़े होकर कहा कि ये अकेडमीज़ वाले कर रहे हैं, भाई अकेडमीज़ वाले कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब सियासी तकरीरें अपनी जगह हैं, ये एक टेक्निकल मामला है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए जवाब देने के लिए, और आपके पास अगर नहीं है तो आपको फिर ऐसे हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये एक बहुत सीधा सा सवाल है, 2+2 की तरह इसका आंसर है, मुझे आंसर करिए इसका। और ये इतने सारे लाखों बच्चों का फ्यूचर है, तो इसको इस तरह से आप नहीं कर सकते कि आप बयानबाजी से इसको नहीं कर सकते, तो आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। तो हम सब ने मिलकर इनको रियलाइज करवाना है कि ये भाई, ये आंखें खोलें अपनी, ये बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला आगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे तो हम जो हमारे पास फोरम मौजूद है, हमारे फोरम पे जाएंगे, कोर्ट में जाना पड़ता है, जहां जाना पड़ता है हम जाएंगे, रिलेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करवाएं। नंबर 2, प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और इंशाल्लाह हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे इनको अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ना इनके पास लॉजिक है, ना इनके पास लॉ है। ये जो जिस चीज़ के पीछे छुपते थे कि हमें एक्ट चेंज करना पड़ेगा, अब उससे भी इनको आज़ाद कर दिया, इनको वो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर अभी ये नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनकी बदनीयती शामिल हो सकती है, या कोई और रीज़न इनके पास नहीं है ऐसा ना करने की। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी, अगर आप लोगों ने ये सारी की सारी वीडियो देखी है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अभी उसके अंदर क्लैरिटी आ गई होगी। मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल का लिंक शेयर करता हूँ, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है, हम कुछ स्टूडेंट्स को ड्यूटीज़ असाइन करेंगे, ग्रुप बनाएंगे स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स ही इसको लीड करेंगे डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू सो मच।